नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। असम और बंगाल चुनाव हुए 80% और 70%, लेकिन इन सब के बीच अब से कुछ देर पहले खबर आई ग्वालपारा में एक धमाके की। तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों के जरिए खबर जब आई तो उसके बाद चुनाव कहीं प्रभावित इससे कितने होंगे, किस रूप में होंगे, लेकिन तकरीबन 7:30 बजे धमाका हुआ। 2 लोगों की मौत हो गई है, 1 दर्जन से ज्यादा तकरीबन 18 लोग इसमें घायल हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि 80% मतदान पश्चिम बंगाल में और 70% मतदान असम में, यानी जनता या वोटर अपने लिहाज से कहें तो अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए किसी भी हालत इसलिए क्योंकि जोरहाट में आज जबरदस्त बारिश हो रही थी, बावजूद इसके सब कोई जाते हैं वोट डालने के लिए। इसलिए बात आज जनता से इतर सत्ता की होगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो सियासत है उसमें हम कह सकते हैं कि ये सियासत छोड़ दीजिए, ये सियासत ठीक नहीं। ये सवाल इसलिए क्योंकि कई मुद्दे देश के सामने मौजूदा वक्त में इस तरीके से उठ रहे हैं जिसको लेकर बार बार ये कहना पड़ेगा दरअसल ये सियासत ठीक नहीं। जिक्र क्यों, किस रूप में, आइए संविधान के आईन में जरा मौजूदा मुद्दों को टटोलने की कोशिश कीजिए। एक तरफ राष्ट्रभक्ति, दूसरी तरफ काला धन। एक तरफ संविधान की शपथ लेकर महाराष्ट्र के सीएम बने देवेंद्र फडणवीस का भारत माता प्रेम, तो दूसरी तरफ देश के कानून को ठेंगा दिखाते हुए टैक्स चोरी कर अपने धंधे को फैलाते वीवीआईपी पहचान वाले कॉरपोरेट, व्यापारी और फिल्मी हस्तियां। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस को फिक्र नहीं कि उनकी सीएम की कुर्सी भी चाहे चली जाए, लेकिन वह भारत माता का नारा ना लगाने वालों को देश छोड़ने की बात हर हाल में कहेंगे। भारत माता की जय या देशात म्हणावंच लागेल आणि जे लोक भारत मातेचा जय जयकार करत नाही त्यांना देशात राहण्याचा अधिकार देखील नाही। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ही धंधा करने वाले ऐसे लोग जिनके नाम विदेशों में पैसा जमा कर टैक्स बचाने और कालाधन बनाने की फहरिस्त में आ गए हैं। जाहिर है दोनों मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन सवाल 2 हैं। पहला, सरकार को मुद्दों पर अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए या देश को रास्ता दिखाना चाहिए, यानी कानून व्यवस्था अपने तरीके से काम करे। और दूसरा मुद्दा, कालाधन हो या देशद्रोह, दोनों के लिए तो बाकायदा कानून है। फिर सरकार कानून के जरिए कार्रवाई न कर खुद की ही भूमिका स्पष्ट करने में क्यों दिख रही है? क्योंकि एक तरफ राष्ट्रभक्ति का चरम बाबा रामदेव सिर काटने तक का जिक्र कुछ यूं करते हैं जैसे इस देश में कानून है ही नहीं। कोई आदमी टोपी खड़ा होकर के, टोपी पहन करके खड़ा हो जाता है, बोले मैं भारत माता की जय नहीं बोल रहा, मुझे मेरी गर्दन काट लो। अरे इस देश में कानून है कि क्या हमको लाखों की गर्दन काट सकते हैं? तो दूसरी तरफ कालेधन या टैक्स चोरी को लेकर सरकार फिर उसी जांच की बात कर रही है जिस तरह की जांच मनमोहन सिंह के दौर में होती थी या बात कही जाती थी, यानी उस दौर में भी लगता था कानून नहीं है। मल्टी एजेंसी ग्रुप को बनाया है जो इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगी और मंत्रालय को भी और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इसकी जानकारी देगी। तो क्या सरकार मुद्दे बनाती है, मुद्दे दबाती है, कानून भी सत्ता की चौखट पर सत्ता के ही दिशा निर्देश का इंतजार करते हुए इस दौर में दंतहीन हो जाता है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि याद कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले नरेंद्र मोदी विदेशों में कालाधन रखने वाले हसन अली का नाम कैसे लिया करते थे। और ये हसन अली के मामले में, काले धन के बारे में दुनिया में क्या क्या कारोबार हुआ है, हिंदुस्तान में इसके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं, वो देश के सामने आना चाहिए और इन पर कानूनी कार्रवाई। और हसन अली का सच यह है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद हसन अली पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई तो हुई, लेकिन पिछले बरस अगस्त के महीने में ही वो जेल से छूटकर मजे में पुणे और मुंबई शहर के अपने घर में रईसी से रहते हैं। जबकि हसन अली 1,65,000 करोड़ के टैक्स चोरी के दोषी हैं। यानी बीते 2 बरस में बैंकों का पैसा लेकर चंपत हुए जिन कॉरपोरेट और कारोबारियों का जिक्र हो रहा है उन पर कुल 1,40,000 करोड़ बताया जा रहा है। और हसन अली इनसे कहीं आगे हैं, बावजूद इसके मजे में हैं। और इसी दौर में 9,000 करोड़ रुपए लेकर माल्या फरार हैं और राहत उन्हें कोई दूसरा नहीं बल्कि ईडी ही उन्हें 3 बार राहत दे चुका है। और इन सब के बीच आज ही जब दुनिया में सबसे ज्यादा गोपनीयता से काम करने वाली कंपनियों में से एक पनामा की कंपनी मोसाक फोंसेका के गोपनीय दस्तावेज लीक होने के बाद सामने आए
तो उसमें कई भारतीयों के नाम भी सामने आए, और अगर उनकी जमीन टटोलें तो वह चेहरे देश की पहचान है। अब जरा सोचिए, सरकार के तहत अगर राष्ट्रभक्ति नारे में है और कालाधन देश के विकास का प्रतीक है और जिनके नाम सामने आ रहे हैं वही देशभक्ति के प्रतीक है, तो फिर ये कौन सा राष्ट्रवाद है? मसला सिर्फ राष्ट्रवाद का नहीं, मसला सिर्फ काले धन का नहीं, मसला इस बात को लेकर है कि इस देश में राजनीतिक सत्ता जनता की भावनाओं से क्या मौजूदा वक्त में खिलवाड़ करने लगी है। जो मुद्दे उठाए गए, जिन मुद्दों को लेकर जनता सरकार के साथ खड़ी हो गई, अपने नुमाइंदों के साथ खड़ी हो गई, वो इस दौर में हाशिए पर क्यों चले गए। चलिए काले धन का ही जिक्र करते हैं, क्योंकि जो नए खुलासे हुए हैं उसमें कई नाम हैं, लेकिन कई नामों के साथ नया सवाल यह भी, काला धन क्या मौजूदा ये अर्थव्यवस्था का सहयोगी है, साथी है? तो इस रिपोर्ट ने दुनिया में हंगामा मचा दिया, क्योंकि दस्तावेजों से पता चला कि मोसाक फोंसेका ने किस तरीके से अपने ग्राहकों के काले धन को वैध बनाने, प्रतिबंधों से बचने और कर चोरी में मदद की। और इसमें दुनिया भर के 140 नेताओं और सैकड़ों सेलिब्रिटीज में भारत के भी कारोबारी और कई नामी चेहरे हैं। तो झटके में देश में इस बात को लेकर दोबारा बहस शुरू हो गई कि मनमोहन सिंह सरकार ज्यादा ईमानदार थी या फिर मनमोहन सरकार पर उंगली उठाने वाली मोदी सरकार काले धन को लेकर अब कहीं ज्यादा सख्त है। देखिए, ये तो बोलते रहेंगे, एक्शन पाएंगे। 2 साल हो गए हैं, एक्शन कब लेंगे? जब चुनाव आ जाएगा। अगर देखा, अभी पूरे देश ने देखा कि विजय माल्या को किस तरह इन्होंने भागने की बाहर भागे, ललित मोदी अभी तक आ नहीं पाए। जितने खुलासे हो रहे हैं वो पत्रकार बंदूक बार बार एसआईटी का जिक्र करती है, जो उसने सत्ता में आते ही बनाया, लेकिन उसका सच भी यही कि काले धन को लेकर मोदी सरकार की बनाई एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही बनी और उसकी तारीख खत्म हो रही थी, इसीलिए सत्ता में आने के तुरंत बाद बना देना मजबूरी थी। और उसके बाद से मनमोहन सिंह के तर्ज पर ही मोदी सरकार भी काले धन को सफेद बनाने की दिशा में बढ़ी, लेकिन रास्ता वहां भी फ्लॉप, क्योंकि इस स्कीम के जरिए सिर्फ 4,147 करोड़ का खुलासा हुआ और इसके जरिए सरकार को सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए ही मिले। लेकिन देश के सामने सबसे बड़ी मुश्किल तो यही कि एक तरफ सरकार ही काले धन को देश में आगे बढ़ने में सबसे रुकावट मानती है, तो दूसरी तरफ सरकार की कोई पहल ऐसी हुई नहीं जिससे लगे कि सरकार कालाधन बनाने वालों के खिलाफ सक्रिय हो चली है। क्योंकि अभी तक काले धन को लेकर जो भी खुलासे हुए सरकार ने एक भी नहीं किए। जर्मनी के लिजेनस्टाइन स्थित एलजीटी बैंक में जमा काले धन की जानकारी एक व्यक्ति से घूस देकर हासिल की गई थी। इसमें 26 भारतीय खाता धारकों के नाम आए। स्विस बैंक के जिन 627 बैंक धारकों के नाम सामने आए, उनका खुलासा विसिल ब्लोअर ने किया था। और आज जब पनामा की लॉ फर्म के डॉक्यूमेंट्स के जरिए टैक्स बचाने के लिए दूसरे देशों में पैसा छिपाने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, तो भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कंसोर्टियम ने ही ये काम किया। जिन भारतीय मूल के लोगों के नाम थे उसमें लगभग 434 लोगों को ट्रेस आउट किया गया। लेकिन सवाल यही, पनामा की लॉ फर्म के जरिए पैसा छिपाने या कंपनी बनाने के मामले में जिन भारतीयों के नाम आए, या वो दोषी हैं या नहीं, इसको लेकर तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच ऐश्वर्या राय हो या फिर केपी सिंह या फिर समीर गहलोत, इन्होंने आरोपों का खंडन कर दिया। लेकिन सवाल इससे आगे का है, क्या वाकई मोदी सरकार की कालाधन वापसी पर लाई स्कीम और चेतावनियों का पनामा खुलासे में सामने आए लोगों पर असर होगा या नहीं होगा? क्या सरकार ने कालाधन धारकों पर वो सख्ती नहीं बरती जिसकी बात वो लगातार बीते 2 बरस से कह रही है? क्योंकि सच तो यह भी कि खुद बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि काले धन पर सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं। तो क्या कालाधन विकास की चकाचौंध का प्रतीक बन चुका है और देश की इकोनॉमी काले धन के आसरे भी चल रही है, या फिर देश के भीतर की असमानता ने रईसों को कालाधन बनाने का रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि मुद्दा कालेधन की वापसी भर का नहीं, मुद्दा है कि क्या कालाधन बनाने से रोकने की कोई व्यवस्था मनमोहन सरकार से लेकर मोदी सरकार ने की है? क्योंकि कालाधन ही चुनाव प्रचार का हिस्सा बनता है। ये आरोप प्रत्यारोप खूब लगते हैं। कालाधन ही सिनेमा बनाने का नायाब सच है, ये बात भी सामने आती है। कालाधन ही रियल एस्टेट से लेकर हर बड़े धंधे को कामयाब बनाने का रास्ता है। तो फिर अब सवाल इस देश में क्या वैकल्पिक इकोनॉमी के पैदा होने का है?
ये बहुतेरे सवाल आज के नहीं है, ये बहुतेरे सवाल बीते 10, 12, 15 बरस से लगातार हर सरकार के दौर में चलते रहे। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी जब विपक्ष में थी बहुत कुछ कहा गया, लेकिन दो हिस्से हम आपको दिखलाते हैं उस समय क्या कहा जाता था ब्लैक मनी को लेकर। सरकार को जिन 700 नामों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी, इन पूरे 700 नामों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई अब तक पूरी कर लेनी चाहिए थी। जो गति चल रही है सरकार की वो बहुत धीमी है, इसीलिए इस सरकार की नीयत पर संदेह है कि ये 700 नाम का लिस्ट जो है उसको खुलेआम रिलीज करना चाहिए। और अगर ब्लैक मनी के ऊपर आज तक कुछ क्या कदम उठाया न ही उठाया, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसके ऊपर भी बयान दे सरकार। तो उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री नहीं थे, निर्मला सीतारमण वाणिज्य मंत्री नहीं थी, लेकिन मौजूदा वक्त में वो हैं। उस वक्त जो कहा गया इस वक्त इंप्लीमेंट होना चाहिए। दरअसल ये सियासत ठीक नहीं, ये लकीर हम कहां कहां खींचे, कैसे कैसे खींचे, क्योंकि एक तरफ चकाचौंध वाकई बहुत जबरदस्त है और दूसरी तरफ अंधेरा कहीं ज्यादा घना है। दोनों के बीच खड़े होकर जरा इस रिपोर्ट को देखिए। विजय माल्या और सुब्रत राय जी, एक वक्त माल्या के पास रॉयल चैलेंजर्स आईपीएल की टीम हुआ करती थी और सुब्रत राय पुणे वॉरियर्स चलाते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में विजय माल्या फरार है तो सुब्रत राय जेल में है। एक पर बैंक का कर्ज न लौटाने का आरोप तो दूसरे पर निवेशकों को चूना लगाने का आरोप। बैंकों में जमा टैक्स पेयर का पैसा लेकर माल्या फरार हो गए तो 50 से 100 रुपए तक देने वाले निवेशकों से पैसा लेकर सुब्रत राय ने करोड़ों की संपत्ति बना ली। एक की जांच ईडी कर रही है तो दूसरी की संपत्ति बेचने का काम सेबी कर रही है। लेकिन इन दोनों हालातों से इतर जो व्यक्ति इन दोनों से दूर है या उन्हीं के पैसे को लेकर कोई फरार है, किसी ने निवेशकों को चूना लगा दिया, वो आम आदमी परेशान है। तो पहली बार एक आवाज आम आदमी को लेकर या उससे जुड़ी परेशानी को लेकर महाराष्ट्र से आई है कि महाराष्ट्र में पानी की एक एक बूंद का संकट है, तो फिर आईपीएल का खेल महाराष्ट्र में ना हो तो ही अच्छा। क्योंकि 9 अप्रैल से शुरू होने वाले आईपीएल में महाराष्ट्र में 19 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें सिर्फ मैदानों पर देखरेख में 80 लाख लीटर पानी बर्बाद हो जाएगा। गर्मी और उमस के बीच हजारों बोतलें दर्शक मैदान में बैठे बैठे पी जाएंगे और महाराष्ट्र में पानी है नहीं। तो फिर वकील विवेकानंद गुप्ता ने बीसीसीआई अध्यक्ष को बकायदा चिट्ठी लिखी है और गुजारिश की है कि मैच कहीं और शिफ्ट कर दिए जाएं, महाराष्ट्र में ना कराए जाएं। कुल मिलाकर 70 लाख से करीब 100 लाख लीटर 120 लाख लीटर पानी वेस्ट होगा। तो ये पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए और इसीलिए इस बार महाराष्ट्र की अकाल की परिस्थिति को देखते हुए आईपीएल 9-2016 महाराष्ट्र के बाहर शिफ्ट करना चाहिए। जाहिर है विवेकानंद का तर्क जायज है, क्योंकि महाराष्ट्र के 43,000 गांव में से 27,723 गांव बुरी तरीके से सूखे की चपेट में आ चुके हैं और हालात इतने बुरे कि कब्रिस्तान से लेकर बच्चों के स्कूल तक में पानी बचाने के उपाय खोजे जा रहे हैं। मसलन पुणे के करीब निगाड़ी इलाके में यह वो स्कूल है जहां बच्चों की मदद से पानी बचाने का अनूठा अभियान चल रहा है। यहां केजी क्लास से 12वीं तक 1800 छात्र पढ़ते हैं। ये बच्चे रोज घर जाते वक्त अपनी वाटर बोतल का बचा हुआ पानी एक प्लास्टिक की बाल्टी में जमा कर देते हैं और इस पानी का इस्तेमाल पौधों को पानी देने से लेकर बाथरूम की सफाई तक में होता है। और इस तरीके से बच्चे हर दिन 200 लीटर पानी जमा करते हैं और बीते 3 बरस में 2 लाख लीटर से ज्यादा पानी ये बच्चे बचा चुके हैं। हम रोज अपना बचा हुआ पानी बाल्टियों में डालते हैं। ऐसे करके हम बहुत सा पानी बचाते हैं जो अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर आइडिया है कि जिससे हम पानी बचा भी सकते हैं और हमको जो चाहिए वो पानी से हमको मिल भी सकता है। तो बच्चे भी बूंद बूंद पानी बचा रहे हैं और ये है मुंबई की अंधेरी का कब्रिस्तान। यहाँ गेट पर टंगा ये बैनर आने जाने वाले लोगों से अपील कर रहा है कि रीति रिवाजों को परे रखकर पानी बचाइए। इवन हमने वजू खाने में बोर्ड लगा के रखा है, जब नमाज के लिए वजू करते हैं तो हमने वहाँ भी बोर्ड लगा के रखा है कि वजू अपने अपने घर से करके आइए। तो लोग उस पर भी अमल कर रहे हैं, वजू अपने घर से लोग करके आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 1950 में बने इस कब्रिस्तान में कैफी आजमी से लेकर फारूक शेख समेत 1,500 से ज्यादा लोग दफन हैं। लेकिन पहली बार पानी के संकट ने कब्रिस्तान में आने वालों को भी पानी का महत्व समझा दिया है।
जहाँ 4 डब्बा लेके जाने वाले रहते वहाँ मैं बोलता हूँ भाई 1 डब्बा लेके जाओ, 4 डब्बा मत लेके जाओ। मानते हैं कि यहाँ पे जो लोग कब्रों पे पानी छिड़कते हैं उनको वो कन्विंस करेंगे कि कम पानी छिड़का जाए। ये जो डिसीजन था वो बहुत ही कठिन था और लोगों को समझाना उससे ज़्यादा कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने लोगों को। बड़ी खबर इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से आ रही है। बाबा रामदेव ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। बाबा रामदेव ने एक भीड़ को वो संबोधित। फुटवर्क करेक्ट। आई दिस इज कोहली वेरी कोहली वेरी बी। मेंटेन दिस, हाँ? Hi, this is Kohli very